हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी राकेश जी चक्र की कहानी संग्रह से ली गई एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। एक दूसरी कक्षा की छात्रा रुक्मी की कहानी है, तीसरी माँ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। रुक्मी ने द्वितीय कक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की थी। गर्मियों की छुट्टियां पड़ी। वह लू में घूमने के कारण अचानक भयंकर ज्वर से पीड़ित हो गई और नीम हकीम डॉक्टर भी की गलत दवा खाकर अपनी आंखों की रोशनी भी गंवा बैठी। उसके माँ और पिता ने बाद में अन्य चिकित्सकों आंखों के चिकित्सकों से इलाज करवाया, लेकिन उसकी दृष्टि वापस न लौटी। रुक्मी की माँ को गहरा सदमा लगा। वह बीमार रहने लगी। रुक्मी के पिता ने उन्हें बहुत समझाया और कहा, यदि आप उस अयोग्य डॉक्टर की दवा न लाती तो शायद ऐसा न होता, और अब यही ईश्वर को मंजूर है, तो भविष्य का ध्यान रखते हुए रुक्मी को शिक्षित करना होगा और दृष्टि वापस लौटने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी। रुक्मी की माँ के मस्तिष्क में एक ही चिंता घर कर गई कि इसका विवाह कैसे होगा, कैसे जीवन व्यतीत होगा। इसी चिंता में उनकी नींद और भूख उड़ गई थी। रुक्मी अपनी माँ से रोते हुए पूछती, माँ, क्या मैं अब कभी देख नहीं पाऊंगी? कैसे गुड़िया गुड्डों और अन्य खिलौनों से खेलूंगी? कैसे दिन और रात को देख पाऊंगी? आप ही के साथ तो मैं चिड़ियाघर देखने गई थी। वहाँ बहुत सारे जंगली जानवर और तरह तरह के पक्षी देखे थे। उनका हंसना बोलना मुझे कितना अच्छा लगता था। शीशे में अपना चेहरा देखकर हंसती थी, और अब आप कपड़े पहनाती थी तो मुझे उन्हें देखकर कितनी खुशी होती थी। बोलो ना माँ। रुक्मी की माँ उसे अंक में भर लेती, उसे छुपाती और समझाती, बिटिया, तुम्हारी आंखों की रोशनी भगवान दोबारा अवश्य भेजेगा। तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, तुम घबराओ मत। मेरी बच्ची। रुक्मी की माँ की आंखें चुप चुप गीली हो जाती। माँ के समझाने पर उसे कुछ विश्वास होता और वो सोचते हुए माँ से पूछती, माँ, अब मेरे साथ कोई बच्चा न खेलेगा? सब ही तो अंधी अंधी कहकर हंसी उड़ाएंगे। कौन से स्कूल में पढ़ूंगी? कैसे साइकिल चलाना सीख पाऊंगी? और सीखकर उसकी सैर कैसे करूंगी? छोटे छोटे अनगिनत सवालों का सही उत्तर उसे नहीं मिल पा रहा था। रुक्मी की माँ बीमार होते हुए भी छाया की तरह उसके साथ साथ रहती। रुक्मी के पिता कृष्णलाल दुकानदार थे और इंटरमीडिएट तक शिक्षा प्राप्त किए हुए थे। रुक्मी के घर में दादी थी। दादा 2 वर्ष पहले चल बसे थे। रुक्मी की दादी पहले उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन दृष्टिहीन रुक्मी पर दादी और पिता का प्यार घटता गया। दादी मन ही मन सोचती, कैसी अभागी लड़की पैदा हुई है, जिसका न तो जन्म लेने के बाद भाई बचा और रही सही कसर इसकी आंखों ने पूरी कर दी। रुक्मी की मां को दिल का दौरा पड़ा। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया और वह कई दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद एक दिन चल बसी। रुक्मी अपनी दादी के पास रह गई थी। वह बार बार पूछती, मेरी माँ कहाँ है? वह कब आएंगी? दादी कह देती, अस्पताल में भर्ती है। रुक्मी को पता न चला कि उसकी माँ चल बसी है। उसके पिता और नाते रिश्तेदारों ने अस्पताल से ही अंतिम संस्कार की रस्म शमशान तक की पूरी कर दी थी। बेचारी रुक्मी बिना माँ के रह गई। कई दिन तक उसकी माँ जब वापस ना लौटी तो एक दिन दादी से बोली, दादी, मुझे माँ से मिलाने अस्पताल ही ले चलो, नहीं तो आज मैं न कुछ खाऊंगी और न पीऊंगी। रुक्मी की ये बात उसकी दादी ने अपने पुत्र को भी बताई। कुछ नाते रिश्तेदार भी शोक प्रकट करने आते जाते रहे,
लेकिन रुक्मी के सामने कोई ऐसी चर्चा न करता कि उसकी माँ चल बसी है। वैसे रुक्मी की माँ की आंखें 24 घंटे के अंदर रुक्मी को भी प्रत्यारोपित की जा सकती थी, लेकिन किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं थी। रुक्मी के पिता ने समझाया, बिटिया, अब सच को अधिक दिनों तक छिपाया नहीं जा सकता। सच तो यह है मेरी बच्ची कि तुम्हारी आंखों की रोशनी जाने के गम में तुम्हारी माँ बीमार रहने लगी थी। रात की नींद और भूख चली गई थी। उन्हें दिल का दौरा पड़ा, अस्पताल में भर्ती कराया और वह भगवान के पास चली गई। ये कहते कहते पिता ने रुक्मी को गोदी में ले लिया और ये सुनकर रुक्मी जोर जोर से रोती रही। और उस दिन उसने ना कुछ खाया न पिया। उसके पिता दुकान भी न गए। उसे दूध पिलाने व भोजन खिलाने के लिए मनाते रहे, लेकिन उसने कुछ भी नहीं खाया। भूखी प्यासी सो गई और रात भर माँ को स्वप्न में देखती रही। वह स्वप्न में बार बार बड़बड़ाती, मेरी माँ, मेरी माँ। पिता को भी रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन जगी। पिता ने समझाया, रुक्मी, तुम्हें दादी के साथ ही रहना होगा। तुम्हारी मौसी, मामा, नानी भी आए थे, लेकिन तुम्हें ले जाने को कोई तैयार न था और न ही मेरे घर में के लोग। तुम्हें बिना माँ के ही रहना होगा। जो भगवान करता है सब अच्छा ही करता है। इसमें किसी का कोई वश नहीं चलता है मेरे बच्चे। नन्ही सी रुक्मी के तन और मन का पर पहाड़ टूट रहे थे। ये पीड़ाएं ही तो ईश्वर ने उसके भाग्य में लिखकर भेजी थी। उसे संघर्ष करना था, अभी और जीना था। इसी के आगे तो झुक जाते हैं अच्छों के बड़े बड़े मस्तक। एक तो माँ में रुक्मी की दादी उसकी अबूझ बातों और सेवा टहल से परेशान हो गई। रुक्मी दिन में कई बार अपनी माँ की बातें करती तथा अन्य सवाल भी पूछती। एक दिन उन्होंने अपने पुत्र से कह दिया, बेटा, मुझसे नहीं होती रुक्मी की सेवा वेवा, चाहे तुम दूसरी शादी कर लो। कृष्णलाल ये सुनकर कानों पर विश्वास नहीं कर रहा था कि मेरी माँ इतनी जल्दी हार मान जाएंगी। वैसे कृष्णलाल की उम्र 30 वर्ष के आसपास थी। उसे भी महसूस होने लगा था कि बिना नारी के परिवार की व्यवस्था चलाना बहुत कठिन होगा, और इसी को कहते हैं संसार। आदमी अतीत को भूलता चला जाता है, वर्तमान को खुशियों से भरता चाहता है और भविष्य के सपने बुनते बुनते अथाह इच्छाओं के सागर में डूब जाता है। फिर भी दुख उसका पीछा नहीं छोड़ते। वे लगे रहते हैं साथ छाया की तरह। कृष्णलाल ने अपने 1-2 मित्रों से इस बात की चर्चा कर दी कि बिना दहेज के कोई लड़की विवाह के लिए तैयार हो जाए तो देखना। कृष्णलाल के एक मित्र सतीश थे, जिनके परिचित दूसरे शहर में रहते थे। उनके 5 अविवाहित कन्याएं थीं। सतीश ने उनसे बातचीत की तथा सब स्थिति स्पष्ट कर दी। वे विवाह करने के लिए तैयार हो गए। वैसे भी देवीलाल के पास देने को कुछ था नहीं। 4 कन्याएं और भी थी विवाह के लिए। 1 माह के अंदर मंदिर में फेरे पड़कर विवाह हो गया। रुक्मी की नई माँ सुनीता घर में आ गई। रुक्मी दादी के कमरे में अलग चारपाई पर सोती। जब कभी माँ की याद आती तो नींद भाग जाती और उसे अतीत की घटनाएं एक के बाद एक याद आती रहती। माँ रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध देती और जाड़ों में तो साथ में च्यवनप्राश भी मिलता। मंजन ब्रश कराती। बाद में कहती, बिटिया, नींद आ रही है तो सो जाओ। मैं हाँ कहती तो साफ सुथरे बिस्तर पर मुझे सहलाकर कहती कि कहो ओम ओम, तो प्यार करके मुझे सुलाती और गहरी नींद आ जाती, जो सुबह 5 बजे के बाद ही खुलती। मुझे 1 गिलास सुबह को पानी पिलाती। मैं सोच को भागती, फिर मुंह हाथ धोकर और मंजन कर पढ़ने बैठ जाती। माँ खुद भी जाग कर घर के पास में काम में लग जाती और थोड़ी देर में ही 1 गिलास दूध, 2 बादाम व दखनी
मिर्च वाला मुझे देती और कहती कि इसे पीने से बुद्धि तेज हो रहेगी। माँ से कुछ पूछने की ज़रूरत न पड़ती, ध्यान से पढ़ती और गृह कार्य चटपट कर लेती। माँ विद्यालय के कपड़े पहनाती, अच्छी अच्छी चीज़ें बदल बदल कर खाने को रोज़ रखती। टिफ़िन में रिक्शा वाला आवाज़ देता और मैं चली जाती। कक्षा के सब बच्चे मुझे अच्छे लगते, उनके साथ इंटरवल में टिफ़िन में रखी चीज़ें खाती, कुछ देर खेलते, इंटरवल समाप्त हो जाता। सभी शिक्षक प्यार करते। विद्यालय के मैदान में खेलने की जगह के साथ ही कितने सारे पेड़ पौधे थे। जाड़ों के मौसम में गुलाब के रंग बिरंगे फूल मन को भाते थे। विद्यालय से जब आती थी तो माँ गोद में उठा लेती थी। विद्यालय की ड्रेस, जूता, बस्ता उतरवा कर संभाल कर रखवाती थी। बाद में मेरा हाथ मुंह धुलवा कर घर के कपड़े पहना कर खाना देती थी। मुझे उनके हाथ का खाना अच्छा लगता था। खाना खाने के बाद थोड़ा आराम करवाती थी। बाद में विद्यालय से मिला गृह कार्य करने लग जाती। अब तो उसे हाथों की उंगलियों के स्पर्श से ही धीरे धीरे अपने काम करने पड़ते हैं। नई माँ तो भोजन बनने पर आवाज़ लगा देती हैं, वह चुपचाप खा लेती है। पिता भी उसका सुख दुख नहीं पूछते। ऐसा उसे महसूस होने लगा है कि वही इस संसार की सबसे दुर्भाग्यशाली लड़की बनकर रह गई है। यथार्थ में जीवन जीना कभी कभी पहाड़ सा हो जाता है। माँ के साथ जिस बिस्तर पर रुक्मी सोती थी, अब वह उस बिस्तर पर बैठ भी नहीं सकती। कई बार नई माँ से छोटी छोटी बातों पर उसे झिड़कियाँ सुननी पड़ती है। नई माँ ने पहले ही हिदायत कर दी थी कि उसे ये करना है और ये नहीं, लेकिन दृष्टिहीन रुक्मी से कुछ न कुछ अनजाने में त्रुटियां हो ही जाती। एक दिन रुक्मी ने अपने बाल मन से सोचा कि आज अपने उस कमरे में जाऊं जहां अब नई माँ का बिस्तर है, जिसमें कभी वह अपनी माँ के साथ सोती थी। धीरे धीरे संभल कर वह कमरे में पहुंची थी कि अचानक पानी भरे गिलास में ठोकर लगी और पानी फैल गया। नई माँ पलंग पर बैठकर खाना खा रही थी। ढेर सारी गालियां देते हुए रुक्मी के गाल पर एक चांटा रसीद कर दिया। बेचारी फर्श पर गिर पड़ी और रोती रही। तुझे दिखता नहीं है तो इस कमरे में कैसे चली आई? चली जा अपने उसी कमरे में, कलमुही डायन कहेगी। रुक्मी रोती सुबकती धीरे धीरे अब अपने पलंग पर पहुंच गई। दादी ने कहा, क्यों रो रही है रुक्मी? वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटी लेटी सुबकती रही। रात्रि के 8:30 बजे कृष्णलाल अपनी दुकान बंद करके घर आए। सुनीता झल्लाकर अपने पति से बोली, रुक्मी मुझे उल्टे सीधे जवाब दे रही थी। या तो अब वह इस घर में रहेगी या मैं। 2-4 दिन पहले ही किसी परिचित ग्राहक ने कृष्णलाल की बात हो रही थी कि दृष्टिहीन बच्चों का दिल्ली में विद्यालय है, और उसने पता भी बता दिया था। कृष्णलाल ने रुक्मी को उसके बिस्तर पर जाकर डांटा, तुझे शर्म ही नहीं आती? माँ को उल्टे सीधे जवाब देती है। तूने अपनी माँ और भाई को पहले ही खा लिया है, क्या अब मुझे भी खाकर छोड़ेगी? रुक्मी चुपचाप सुनती रही। पता नहीं कौन उसे जीने की शक्ति दे रहा था। पूरी तरह कृष्णलाल के ऊपर सुनीता का जादू सवार था, इसलिए जैसा वह चाहती करा लेती। दादी ने भी नहीं कहा कि रुक्मी को क्यों डांट फटकार रहे हो। पहले रुक्मी से पूछते कि क्या हुआ। कृष्णलाल अपनी पत्नी से आकर बोले, तुम चिंता मत करो सुनीता, मैं इसे कल ही दिल्ली में अंधे बच्चों वाले स्कूल में छोड़ आऊँगा, नहीं तो ये हमें ही खाकर छोड़ेगी। सुनीता तो यही चाहती थी। वह बहुत प्रसन्न हो गई। उसने कहा, देखो जी, मैं भी दिल्ली चलूँगी। रुक्मी को स्कूल में छोड़कर 2-3 दिन दिल्ली में घूमेंगे। हाँ, तुमने ठीक कहा, हम ऐसा ही करेंगे। बाद में दोनों साथ साथ खाना खाते रहे और गपशप करते रहे। रुक्मी की नई माँ ने यह भी हिदायत दे रखी थी कि वह सुबह सुबह उन्हें शक्ल न दिखाया करे। यदि सुबह सुबह उनकी शक्ल
उसकी शक्ल देख ली तो अपशकुन हो जाएगा, मुसीबतें आ जाएगी। इसलिए बेचारी सूरज उगने से पहले ही धीरे धीरे नहा धोकर तैयार हो जाती, अपने पलंग पर बैठ जाती। वह कभी अपनी माँ को याद करती और कभी ओम को। कपड़े भी उसने अपने आप धो लेती, जैसे भी उससे धुल पाते। आज सुबह उसके पापा ने कहा, तुम्हें आज हमारे साथ दिल्ली चलना है, जल्दी से अपने कपड़े रखकर तैयार हो जाओ। वह तैयार तो बैठी थी, मैं तैयार ही हूँ पापा जी। रुक्मी को 2 पराठे और चाय नाश्ते में मिल गए थे, उसने चुपचाप खा लिए थे। रुक्मी आज कई महीनों में घर से बाहर निकली थी। उसके पापा ने उसका हाथ पकड़ रखा था। वे सब बस में बैठकर दिल्ली आए। बस अड्डे से टैक्सी में बैठकर दृष्टिहीनों के विद्यालय में आ गए। सभी औपचारिकताएं पूरी कर रुक्मी को विद्यालय में छोड़ गए। चलते समय दोनों ने रुक्मी को प्यार तक नहीं किया। कृष्णलाल अपनी पत्नी सुनीता के साथ सैर करने में मग्न हो गए। रुक्मी नए परिवेश में आकर अपने नए साथियों के साथ जल्दी ही घुल मिल गई। रुक्मी की कक्षा अध्यापिका निर्मला जी थी। उन्होंने रुक्मी को बहुत स्नेह दिया। रुक्मी को स्वच्छंद श्वासें पाकर बहुत अच्छा लगने लगा। निर्मला जी के सौम्य और हंसमुख स्वभाव की अनुभूति बच्चों को हो ही जाती है। कक्षा में कुल 20 ही बालिकाएं थीं, जो कि विभिन्न संप्रदायों और धर्मों से थी। रुक्मी की अन्य बालिकाओं के साथ पढ़ाई शुरू हो गई। शुरू में रुक्मी को थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन तेज बुद्धि की रुक्मी कक्षा में जल्दी ही सबकी प्रिय बन गई। निर्मला जी सभी बच्चों का पूरा ध्यान रखती। दिवाली, ईद, बड़ा दिन और अन्य त्योहारों पर बच्चों में अपनी ओर से मिठाई या टॉफियाँ आदि बांटती। कक्षा के सभी बच्चे खुश हो जाते। लोहड़ी और मकर संक्रांति पर तो वह मूंगफली, गजक और रेवड़ी बांटती। बच्चों को बहुत अच्छा लगता। महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर, 26 जनवरी और 15 अगस्त को तो विद्यालय में विशेष कार्यक्रम होते। विद्यालय के सभी बच्चे इसमें भाग लेते। समूह गान, एकल गान, नृत्य, नाटक मंचन और सभी तरह के खेल होते। सभी बच्चे वाणी और स्पर्श की अनुभूति से गदगद हो जाते। अंधेरी दुनिया में वे सब अंदर अंदर उजाला अनुभव करते। निराशाओं के बादल छंटते, मन में नई आशाएं लिए मंजिल की ओर बढ़ते रहते। आखिर नियति का ऐसा ही विधि विधान था, जिसमें हस्तक्षेप करना किसी के वश की बात नहीं थी। निर्मला बहन जी पढ़ाई के साथ साथ नैतिकता की शिक्षा भी देती। सभी बच्चे उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनते और कुछ बच्चे जिज्ञासावश पूछते तो समझाकर वह उत्तर भी दे देती। वे ही तो उन्हें माँ पिता और भाई बहन का प्यार दे रही थी। एक दिन निर्मला जी ने कहा, प्यारे बच्चों, आप सब मुझे और प्रकृति के दृश्य देख नहीं सकते, लेकिन आप शब्द और स्पर्श के से सब कुछ समझ लेते हैं। ईश्वर जो चाहता है वह कर ही देता है। पूर्व जन्म में जाने अनजाने में किए गए पाप पुण्यों का हिसाब क्या अगले जन्म में मिलता है? कुछ भी किसी को पता नहीं है, बस हम ऐसा मानते हैं। महापुरुष और धर्म ग्रंथ कहते हैं, अब आपको अपना जीवन प्रकाशमय बनाना है। अपने जीवन के अंधेरों में उजाला खोजना है। अच्छा सोचना है, अच्छा ही अपनी वाणी और हाथों से करना है। सब बच्चों से निर्मला जी ने पूछा, क्या कोई बच्चा दांतों से नाखून काटता है या मुंह से कपड़े चबाता है? सब बच्चों ने एक स्वर में कहा, जी नहीं बहन जी। शाबाश बच्चों। निर्मला जी ने पूछा, प्यारे बच्चों, कोई बता सकता है हमें प्रातः जगने के बाद जल क्यों पीना चाहिए? निर्मला जी ने पूछा तो सब बच्चे चुप। लेकिन रुक्मी को अपनी माँ की बात याद थी। उसने तुरंत खड़े होकर कहा,
बहन जी, मेरी माँ कहती थी कि सुबह जगकर पानी पीने से पेट की सफाई हो जाती है और शरीर के रोग दूर हो जाते हैं। रुक्मी का सही उत्तर सुनकर निर्मला जी ने उसकी पीठ थपथपाई। रुक्मी आज बहुत खुश थी। निर्मला जी ने पूछा, प्यारे बच्चों, रात्रि में सोने से पहले हमें क्यों मंजन ब्रश करना चाहिए? दिव्या ने हाथ खड़ा किया और बोली, बहन जी, मेरी मम्मी ने बताया था कि जो बच्चे रात को मंजन ब्रश करके सोते हैं उनके दांतों में कीड़े नहीं लगते, इसलिए दर्द भी नहीं होता है। शाबाश दिव्या, आपने सही बताया। उसकी पीठ भी निर्मला जी ने थपथपाई। दिव्या खुश हो गई। बच्चों, एक बात और बताना चाहती हूँ कि भोजन करने से पहले आप ईश्वर का हाथ जोड़कर अवश्य ही धन्यवाद किया करें कि हे ईश्वर, तुम सबको ही खाने को देना, धरती पर कोई भी भूखा और नंगा न रहे। बाद में प्रेम से धीरे धीरे चबा चबा कर भोजन या जलपान किया करें, इससे आपका बल और बुद्धि बढ़ेगी। जो बच्चे खाने के समय नाक मुंह सिकोड़कर भोजन करते हैं उनका बल और बुद्धि हमेशा कमजोर रहती है। ईश्वर ने हमें 32 दांत दिए हैं, इसलिए सभी को एक गस्सा 32 बार चबाकर खाना चाहिए। दूध भी घूंट घूंट करके धीरे धीरे पीना चाहिए। रुक्मी को इस विद्यालय में लगभग 9 माह हो गए थे। इस बीच उसके पिता कृष्णलाल, नई माँ सुनीता और दादी ने रुक्मी की कोई खबर न ली, न ही रुक्मी को उनकी याद आई। निर्मला जी के मधुर स्नेह और बच्चों की मित्रता ने सारे दुख भुला दिए थे। अब तो उसमें एक नया विश्वास और उमंगे आ गई थी। वार्षिक परीक्षा भी हो गई थी, परीक्षा फल भी आ गया था। रुक्मी के कक्षा में सबसे अधिक अंक थे। निर्मला जी ने रुक्मी को अपनी ओर से मिठाई और एक गुड़िया ला कर दी। मिठाई खाकर और गुड़िया पाकर वह कितना खुश हुई, उसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। सभी बच्चों के संरक्षकों को उनके घर पर गर्मी के अवकाश की सूचना भिजवा दी गई थी। रुक्मी की कक्षा के सभी बच्चों के माँ या पिता उन्हें लेने आ गए थे, लेकिन रुक्मी ही अकेली अभागी बच्ची थी जिसको लेने कोई नहीं आया था। सब बच्चे खुशी खुशी अपने संरक्षकों के साथ जा रहे थे। आज रुक्मी बहुत उदास थी और अपनी कक्षा में बैठी सोच रही थी, रो रही थी। उसकी माँ अपनी माँ होती तो ज़रूर ही लेने आती, अच्छे अंक देख करके फूली न समाती, गोदी में उठा लेती बच्ची और चूमती, प्यार करती, मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें लाती, घर में अपने हाथों से खाना खिलाकर खिलाती, बनाकर खिलाती, कितना अच्छा लगता। निर्मला जी को पता था कि रुक्मी की अपनी माँ न होने के कारण ही उसे कोई लेने नहीं आया। वे उसे खोजने लगी। निर्मला जी ने देखा कि रुक्मी उदास हैं और चुपचाप मेज पर सिर रखकर रो रही हैं। उसे इस दशा में देखकर उनकी पलकें भी भीग गई, लेकिन रुक्मी को एहसास न होने दिया कि वे भी रो रही हैं। उन्होंने रुक्मी के भीगे चेहरे को अपनी धोती के पल्लू से पोंछा और उसे बार बार प्यार किया। रुक्मी, तुम मेरी पुत्री हो। तुम्हारा एक भाई अनुज है जो 4th कक्षा में पढ़ता है। अब तुम सारी छुट्टियां मेरे साथ ही मनाया करोगी। मैं आज से तुम्हारी माँ बन गई हूँ। निर्मला जी ने रुक्मी को अपने अंक में अपने गोद में भर लिया और अपने घर ले गई। रुक्मी स्नेह का स्पर्श पाकर सारी पीड़ाएं भूल गई। तो ये थी रुक्मी की तीसरी माँ। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही कहानियाँ हम लेकर आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।